हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 3। तो हमने पहला मॉडल पेपर, दूसरा मॉडल पेपर कर लिया है। आज अपन तीसरा मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। अगर पहले वाले मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और संजीव डेसरक मैथ की कंप्लीट हो चुकी है, संजीव डेसरक साइंस की चल रही है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, इसी के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। आपके एसएसटी की चल रही है, एक्सीलेंट की डेसरक मैथ की अब शुरू कर देंगे करवानी। तो लगभग आप कम से कम एक मॉडल पेपर को 2-3 बार देखें। अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इनोवेशन स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए और फ्री में आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। कम से कम 2 या 3 बार आप पढ़ लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 15-20 मिनट में अपन कम से कम सेक्शन ए और बी को कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट मान के चलिए, 20 मिनट में 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और लगभग 9 मॉडल पेपर हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक दिन में पढ़ना चाहो तो एक दिन में सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी ये पूछते हैं कि कम से कम सर अगर अपन डेसरॉक अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक्सीलेंट और संजीव, तो कितने परसेंटेज बन जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ अच्छे से पढ़ के जाओगे, 2-3 बार प्रत्येक मॉडल पेपर को पढ़ोगे तो लगभग 70-80% आप कवर कर दोगे, इजीली कवर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपको ही याद करना पड़ेगा। कई बार बच्चे एबेसैदे याद कर लेते हैं। एबेसैदे इस प्रकार से मत याद किया करो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसका आंसर पढ़ो। तो वहां पे जाके जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हमने ये कहीं कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो पढ़ा है तो जरूर दिमाग में आ जाएगा फटाक जैसे कि ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सन 1929 में शुरू हुई। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जून सन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? चिपको आंदोलन का संबंध है हिमालय क्षेत्र से है। चिपको आंदोलन का निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो राजधानी कहा जाता है वो कहा जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दे रखा है, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिन 2 स्टेशनों के मध्य चली थी वे थे मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी पहली रेलगाड़ी भारत की। इज दैट क्लियर? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 8वें का। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है, बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लेमिश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच साहेब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 10वें का। नेक्स्ट है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 11वें का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग है। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित
सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 13वें का। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? तो समर्थक मूल्य ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वैश्वीकरण का कारण नहीं है? तो ये है आयात पर कर और कोटा का उपयोग, आयात पर कर और कोटा का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करके जरूर बताएं। ये मेहनत इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में आपके लिए मेहनत हो रही है, तो कुछ आप भी मेहनत कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है खालिस्तान नए युग का पहला प्रतीक थी, तो क्या थी भी? कॉटन थी या कपास थी? कपास और कॉटन एक ही बात है, क्या मजाक कर रहे हो सर, है ना? कपास, जिसका दूसरा नाम है कॉटन, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं कॉटन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है धर्म सुधारक। धर्म सुधारक खालिस्तान ने, अब धर्म सुधारक यहाँ पे कोई नाम आएगा, ये नाम मैं बता देता हूं, मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर, लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं की। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां खालिस्तान की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है, तो ये आ जाएगा वैश्वीकरण। क्या आ जाएगा भी? वैश्वीकरण। तो यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका जैसे कुछ देशों में खालिस्तान का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, इसका मतलब हो गया इसमें क्या आएगा? उम्मीदवार आएगा। उम्मीदवार। ठीक है। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा ये। लोकतांत्रिक व्यवस्था खालिस्तान आएगा, कुछ भरना है आपको, समानता पर आधारित होती है, तो ये आ जाएगा राजनीतिक, समानता पर आधारित होती है, तो इसमें आएगा राजनीतिक। ठीक है। नेक्स्ट है पार्लर पानी प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। शुद्धतम पार्लर पानी किसे कहते हैं भैया? आजकल तो बच्चे नहीं जानते, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा, मेरा भी सुना हुआ है, देखा नहीं है। पार्लर पानी क्या होता है? जब पहले बारिश हो जाती थी तो क्या, जो गांव के बाहर जो ताल होती थी ना, ताल में जो गड्ढे होते थे या जो जोहड़ होते थे बाहर, गांव के बाहर की तरफ जो चिकनी मिट्टी की जो भूमि होती थी, वहां पे पानी रुक जाता था और मिट्टी नीचे बैठ जाती थी, तो उस पानी को क्या कहते थे? पार्लर पानी कहते थे। पार्लर पानी प्राकृतिक जल का क्या होता है? एकदम शुद्धतम रूप समझा जाता है, और जिसको गांव के लोग पीने के लिए उपयोग में लेते थे। अब 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर शब्द एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। अब ये पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी विद्यार्थी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, और हुआ कहां पे था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd नंबर आपको दे रखा है ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल हाथ से तैयार किए जाने वाले 2 उत्पादों का उल्लेख कीजिएगा। तो 2 उत्पाद कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा हथौड़ी या हथौड़े कह दो, हथौड़े, और दूसरा हो जाएगा कुल्हाड़ियां। ठीक है, ये हो गए 2। नेक्स्ट है 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी क्यों
व्याप्त थी, ये आपको बताना है। तो इसका तीसरे का राइट आंसर बोल रहा हूं मैं, देश के बाजारों में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने से, देश के बाजारों में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने से। नेक्स्ट है श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई 2 कारण लिखिए। तो समस्या क्या क्या थी बताइए, सुनिए आप अच्छे से। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, एक तो ये मुख्य कारण था कि जो सरकारी नौकरी है उसमें सिंहलियों को प्राथमिकता देना, कि पहले तो ये सिंहली लगेंगे, इसके बाद में आपकी बारी आएगी, ठीक है। इसके बाद में है सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी, श्रीलंका में राजभाषा घोषित कर दी भी, जो कौन सी है, सिंहली को एकमात्र, हाँ सिंहली को राजभाषा घोषित कर दी थी श्रीलंका वालों ने, कि हमारी जो राजभाषा है वो सिंहली है। इसलिए क्या हो गया था, उन श्रीलंका की तमिल समस्या, ये तमिली थे, उनमें समस्या उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5वां, नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय। नारी का मतलब महिला हो गई, नारीवादी आंदोलन थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, नाम में तो कुछ राज है। वे आंदोलन जो स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के, जो आंदोलन या वे आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुषों के समान आंदोलन दिलाने के लिए या समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे, नारीवादी आंदोलन कहे जाते हैं। यानी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए जितने भी आंदोलन किए गए उन्हें नारीवादी आंदोलन कहते हैं, बस सीधी सी बात है। राजनीतिक दल की परिभाषा बताओ, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा राजनीतिक संगठित समूह है जो संवैधानिक उपायों द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसे कहते हैं राजनीतिक दल। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए। तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवा कौन सी है, एक तो संचार हो गई, एक तो होगी संचार और दूसरी होगी बैंकिंग। दूसरी क्या होगी, बैंकिंग। एक तो होगी संचार और दूसरी होगी बैंकिंग, ये 2 है। नेक्स्ट है कौन सा, 8वां देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों का एक योगदान बताइए। एक योगदान बताना है। इन निगमों से देश में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। जो निगम है, इन निगमों की सहायता से देश में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, ये इसका योगदान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, विश्व के 2/3 बाघों को आवेश या आवास मतलब घर उपलब्ध कराने वाले देश के नाम बताइए। कौन कौन से देश हैं जो विश्व के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। बाघ शेर चीते हो गए, वो समझ रहे हैं आप। अब इसमें एक तो भारत आ गया और एक नेपाल आ गया। एक भारत है और एक नेपाल है, ठीक है। नेक्स्ट है खनिज आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखे। एक तो हो गया लोहा इस्पात उद्योग, एक तो कौन सा हो गया, लोहा इस्पात उद्योग, और दूसरा क्या कौन सा हो गया, सूती वस्त्र उद्योग क्या, या सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग 2 हो गए। एक तो लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा हो गया सीमेंट उद्योग। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के द्वारा दलितों द्वार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब दलितों के लिए गांधी जी ने क्या काम किए थे ये आपको बताना है। गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने स्वराज की स्थापना के लिए अस्पृश्यता को समाप्त करने पे बल दिया। गांधी जी ने, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको ताकि आप भी कन्फर्म देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आ गया है आपके सामने। अब देखो, गांधी जी ने स्वराज की स्थापना के लिए अस्पृश्यता को समाप्त करने पे बल दिया। अछूतों को हरिजन बताया। हरिजन का मतलब होता है ईश्वर की संतान बताया, ठीक है। और मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। नेक्स्ट है ऊंची जातियों से अपना हृदय परिवर्तित करने की अपील की। गांधी जी ने यह काम किए थे दलितों के लिए। नेक्स्ट है
5 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो मुद्रण क्रांति कौन सी क्रांति होती है? छापेखाने के आविष्कार के कारण बड़े पैमाने पे पुस्तकें छपने लगी, छपाई से पुस्तकों की कीमतें गिरी, बाजारों में पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ गई तथा पाठक वर्ग भी बढ़ गया। यही मुद्रण क्रांति कहलाती है। इससे लोक चेतना बदल गई तथा चीजों को देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। जब किताबें पढ़ने लगे, लोग थोड़े जागरूक हो गए, शिक्षित हो गए, तो हर चीज को देखने का उसका जो नजरिया था वो बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो खुद कमाई करके, खुद अपने हाथों से कमाई करके अपना बिजनेस करके खा सकता है, अन्यथा फिर भीख मांगनी पड़ती है। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? उस देश का नाम बताइए जहां बहुसंख्यकवाद है। इसके बारे में आपको बताना है कि बहुसंख्यकवाद क्या है। तो बहुसंख्यक का आशय बहुसंख्यक समुदाय को देश में मन चाहे ढंग से शासन करने का अधिकार देने से है। इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति देखने को मिलती है जहां सिंहलियों का वर्चस्व है। ये बहुसंख्यकवाद है, यानी श्रीलंका में सिंहलियों का वर्चस्व है। और ये अपन पहले भी पढ़ गए हैं कि उनकी जो राजभाषा है वो सिंहली है और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? भाई क्या गांधी जी क्या बोलते थे? महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उसका अभिप्राय नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा? 8वां क्वेश्चन, राजनीतिक दल की विपक्ष की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल की विपक्ष की जो भूमिका है उसको आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा, विधायिका में बहुमत हासिल न कर पाने वाले राजनीतिक दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। यही बात है भाई। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में मान फिलहाल भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत में बीजेपी है केंद्र में, और उसके विपक्ष में कौन सी है? कांग्रेस है। जो सत्ता हासिल नहीं कर पाई वो भी विपक्ष का काम करेगी। तो यही बात यहाँ पे, वे विधायिका में सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछकर उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं तथा जनता के समक्ष जनसभाओं द्वारा जन जागरूकता को बढ़ाते हैं तथा सरकार को नियंत्रण में रखते हैं। अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी तो वो क्या है, अच्छे से शासन कर पाया, अच्छे से काम कर पाएगी सरकारें। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो फिर सरकार अपनी मनचाही बातें और अपने हिसाब से चलती है। लेकिन जब विपक्ष मजबूत होता है तब थोड़ी सी सरकार ढीली चलती है या काम नहीं करती या लोगों को अनदेखी में करती है तो वो फिर क्या है, लोकसभा में या राज्यसभा में जाके वो आवाज उठा सकते हैं विपक्ष वाले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लोकतंत्र में कोई सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अब देखो लोकतंत्र में क्यों सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा सरकार को चुनना लोकतंत्र होता है। एक तो होता है तानाशाही, जैसे आपने उत्तरी कोरिया का सुना होगा, वो तानाशाही है। तानाशाही का मतलब क्या होता है? वहां पे जनता उनको नहीं चुनती। एक बार अगर कोई राजा है, वो फिर क्या नाम है पता नहीं, मैं जानता नहीं उसका नाम, उत्तरी कोरिया वाला समझ गए होंगे, बहुत पहले नाम चला था उसका, और शायद अब भी टीवी में आता होगा, मैं देखता नहीं टीवी। तो वहां में क्या है, तानाशाही है। तानाशाही उसको क्यों बोला जाता है? अगर वो मर गया तो उसका बेटा वहां का प्रधानमंत्री होगा, जो भी राजा होगा देश का, या उसका बेटा मर गया तो उसका फिर पोता हो जाएगा। यानी इस प्रकार से एक ही घर से चलते जाएंगे, उनके वोट नहीं पड़ते। हमारे देश में वोट पड़ते हैं, हम चुनते हैं सरकार को। हम पहले सरपंच चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, फिर अपन
एमपी चुनते हैं, फिर जाके हमारे ये बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इस प्रकार से जनता के द्वारा चुनाव होता है, जनता चुनती है, उन्हें लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी जरूर होगी, क्योंकि जनता फिर आगे आने वाली कंडीशन में उसको गिरा देगी अन्यथा। यही बात इसने लिखी है, लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उन्हें जनता द्वारा चुना और बनाया जाता है। यदि उन्हें जनता के हित की अनदेखी की तो आगामी चुनाव में जनता उन्हें अपद कर देगी, यानी पद से हटा देगी। यही काम होता है। जब नरेंद्र मोदी जी जनता का काम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले चुनाव में लोग क्या करेंगे, फिर कांग्रेस को जिता देंगे, तो फिर मोदी जी हट जाएंगे। यही बात होती है। ये है लोकतंत्र, और ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। तानाशाही नहीं है। यहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लोकतंत्र है। विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए, और विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, विकास होता है शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से लोगों को या लोगों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से लोगों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है। अतः शिक्षा के माध्यम से लोग अधिक आय का अर्जन कर सकते हैं। इससे उसके जीवन स्तर में सुधार होता ही है, साथ ही साथ देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। इसीलिए देखो, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी गांव में आपने देखा होगा कि वो गांव बहुत बड़े आगे चल रहा है, कभी आपने सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों से कि यार वो फलाना फलाना गांव है, या फलाना फलाना शहर है, या फलाना फलाना घर है, वो इस गांव में सबसे आगे है। घर की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें सारे व्यक्ति शिक्षित हैं। शिक्षित हैं तो कोई सरकारी नौकरी लग गया। कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे सरकारी नौकरी लगे। कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, अपना उद्योग चला रहा है, या खेती बाड़ी भी कर रहा है ना। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वो भी खेती बाड़ी करेगा तो भी डिफरेंट आएगा। एक तो अनपढ़ व्यक्ति खेती करे तो वो तो आड़ू जोर मारेगा, आड़ू काम करेगा। एक शिक्षित व्यक्ति जब खेती करता है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब खेती का काम करता है तो वो टेक्निकल से खेती करता है। ठीक है, अधिक उत्पादन करता है वो, जिससे क्या है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, विकास का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में किस तरह से निवेश कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में किस प्रकार से, एक तो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट देती है, एक वहां की जाके कंपनी खरीद लेती है, एक वहां की कंपनी के साथ साठगांठ कर लेती है। ये तीन कारण है, बस कर दो। वे सीधे कारखानों की स्थापना कर सकती है, या तो अपनी जाके वहां पे अपनी फैक्ट्री लगा देगी। जैसे भारत में कोई विदेश से, जैसे अमेरिका से कोई कंपनी आ गई, अमेरिका से कंपनी आके भारत में क्या अपनी फैक्ट्रियां लगा दी और अपना उत्पाद बेचना शुरू कर दिया। या वो क्या करेगी, वहां की स्थानीय कंपनियों को खरीद लेगी, या भारत में आके कोई कंपनी को खरीद ले, जैसे टाटा को खरीद लिया, या किसी आइसर कंपनी को खरीद लिया, या किसी फार्म ट्रक कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद में है, कई बार वे स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भी उत्पादन करती है, या साठगांठ कर ले, साझेदारी कर ले कि हम आपको प्रोडक्ट देंगे, आप आगे सप्लाई करेंगे, हम इतना % लेंगे, आप इतना % लेना है। तो इस प्रकार से उतना उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता को प्राप्त कोई दो अधिकारों का उल्लेख करना है आपको। उपभोक्ता को प्राप्त कोई दो अधिकार, कौन कौन से दो अधिकार हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं दो अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, इसमें क्या दिया गया है, उपभोक्ता को उत्पादन की किस्म, मात्रा, कीमत, उत्पादन तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। हम ये जानकारी ले सकते हैं कि किस किस्म क्या वैरायटी है इसकी, कितनी मात्रा है, कीमत क्या है इसकी, इसकी एक्सपायरिंग डेट क्या है, उत्पादन तिथि क्या है, एक्सपायरिंग डेट क्या है, ये सारी अपन जानकारियां ले सकते हैं। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार,
प्रत्येक उपभोक्ता को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है ताकि वह उत्पादकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। संसाधनों का आपको वर्गीकरण करना है। इसमें लिखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। संभाव्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य होते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। बांध कैसे उपयोगी है? बांध किस प्रकार से उपयोगी है ये आपको बताना है। तो बांध के बारे में तो आप अच्छे इजीली जानते हैं। बांध क्या होते हैं? बांधों द्वारा जल संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। जल को इकट्ठा किया जा सकता है और जहां पे बाढ़ आ जाए उसके पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, यानी बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। हमारी जो नहरें आती है ना, वो बांधों से ही आती है। हमारी जो नहरें हैं वो, इसका मतलब ये थोड़ी धरती से पानी थोड़ी ना आता है। ये जो वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है ना, उन्हें बांध कहते हैं। बांधों से डैम बोलते हैं ना, कि ये डैम खाली हो गया, अब नहरें नहीं आ रही, 3 महीने से चल रही है, कटौती चल रही है पानी में, क्या हो जाता है वहां पे पीछे कमी आ जाती है पानी की। तो जो नहरें होती है वो सिंचाई के लिए पानी देती है ना, वो बांधों से ही देती है। बांध विद्युत उत्पादन, बांधों से विद्युत बिजली बनाई जाती है। बिजली कैसे? जब गेट से पानी निकलता है ना, तो बहुत रफ्तार से निकलता है, तो वहां पे टरबाइन लगा दी जाती है और टरबाइन की सहायता से वहां से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन, मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए भी किया जा सकता है। नाव चलाने के लिए भी बांधों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फाइनल 15 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? संक्षेप में बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं ना, यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश की प्रमुख पक्की सड़कें होती हैं जो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती है। दूर दूर स्थित कोई बड़े बड़े शहर हैं, भाग हैं, उनको जोड़ती है, या राज्य जिलों को जोड़ती है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिमी दिशाओं में फैले हैं। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानकारी। तो इस प्रकार से हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, उसमें टोटल लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी चल रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी बता दें। फास्ट तो नहीं चल रहा, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमें मोटिव करने के लिए, हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बढ़िया सा कमेंट कर दें लास्ट में, सुपर सर जी बहुत बढ़िया, इस प्रकार का कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबाएं, फिर क्लास को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।